से ही नहीं बल्कि इसकी प्लानिंग बहुत पहले कहीं कर ली गई थी और उसकी वजह ये थी कि 23, 24, 25 को जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था और उनको वहां रहना था, तो ये बड़ा ही सुनियोजित था कि उस दरमियान भारत में कुछ इस तरह की चीजें की जाए, सारी इंटरनेशनल मीडिया यहाँ होगी और उस मीडिया का ध्यान शिफ्ट हो और ये साबित कर दिया जाए कि दिल्ली और हिंदुस्तान में जो है माइनॉरिटीज के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और वो उसकी एक मतलब कि प्लानिंग के तहत ये सारी चीजें की गई और वो एक तरह से उसमें कामयाब होते हुए दिखे। लेकिन दुख इस बात का है कि 4, 6 या 10 बड़े लोगों की दिमाग की शरारत में 53 जाने गई, न जाने कितने दुकानें जल गई, न जाने कितने लोग घायल हुए, न जाने कितनी प्रॉपर्टी जली। ये कोई सोचता नहीं है क्या कि इस तरह का जो हम 4 लोग ये सोच करके कि हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए हम अपने घर को फूंक लेंगे क्या? तो जो हमने पाया है वो यही पाया है कि हमने अपने घर को फूंकने का काम कर लिया था। आपकी आपकी फिल्म में एक बड़ी मतलब जो एक कंस्पिरेसी की बात है, जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे उनका बाइट्स भी आपने लिया है, जिसमें कुछ लोग व्हाट्सएप चैट्स को दिखा रहे हैं कि हाँ ट्रंप अभी हैं, ट्रंप के टाइम पर ही तैयारी करनी होगी। एक बाइट तो ये भी थी कि अचानक अगर कपिल मिश्रा ने पुलिस से कहा कि आप रोड खाली कराइए तो फिर ये अचानक तैयारी कैसे हो गई, इतना असला, इतना एसिड, इतना हथियार कहाँ से आ गए? ये भी एक उसमें था फिल्म में। बिल्कुल, 2 बातें आपने कही, दोनों बातों पे मैं आपको ध्यान कराना चाहूँगा कि यदि एक आदमी सपोज करिए कि कपिल मिश्रा यदि ये बोल देते हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, तो क्या उनके बोल देने से आपके घर पे गुलेल तैनात हो जाएगा, आपके छतों पे एसिड की बोतलें भर जाएंगी, आपके छतों पे ईंट के टुकड़े भर जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये बहुत पहले से हो गया था। दूसरी बात आपने कही कि चैट की बात, इसके लिए बकायदा एक ग्रुप बना था और उसमें इनकी मीटिंग होती थी। इस मीटिंग में ये सारे बातें तय होती थी कि कब क्या करना है। इसी में ये 17 फरवरी को ही तय हो गया था कि हमें 22 फरवरी को तैयारी कर लेनी है, रोड ब्लॉक्स करने हैं। और उसमें कुछ समझदार भी लोग थे उस ग्रुप में जिन्होंने कहा कि हमें हो हल्ला तो करना चाहिए लेकिन रोड ब्लॉक करने का आइडिया ठीक नहीं है। इसी ग्रुप में ये भी होता है कि हमें ट्रंप आ रहे हैं और इस बात को रेखांकित करना है, इस बात को हाईलाइट करना है इंटरनेशनल मीडिया के सामने, तो ट्रंप तो हमें हो हल्ला ही नहीं बल्कि हमें हिंसा करनी है। ये भी इस चैट में है। और एक और महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूँ, बात छोटी सी है लेकिन उसकी गहराई को समझ। बात ये होती है कि कुछ जो तथाकथित एक्टिविस्ट हैं वो जाकर इलाके में मिर्ची के पाउडर बांट रही है महिलाओं को और वो ये कह रही है कि पुलिस पे ये फेंकना है। और उसमें भी उस समझदार आदमी ने ये अपोज किया कि आप हमारे यहाँ महिलाओं को ये मिर्ची का पाउडर क्यों बांट रही है? और देखिए कि मिर्ची के पाउडर फेंके गए, तेजाब फेंके गए, किन पे फेंके गए? पैरामिलिट्री फोर्सेज पे भी फेंके गए जो शांति स्थापित करने के लिए गए थे, उन पे तेजाब के। तो ये जो है ये बिल्कुल ही कंस्पिरेसी थी, इसका षड्यंत्र बहुत गहरा था और ये न सिर्फ ताहिर हुसैन और उमर खालिद तक जाता है, इसकी जड़ें और भी बहुत गहरे तक जाती हैं। पुलिस उन चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है और नो डाउट बाकी और भी नाम बहुत बड़े सामने आए। वैसे मैं आपको बता दूं कि दर्शकों के लिए कि जब ये घटना हुई थी तो जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था तो मैंने उनसे एक सवाल भी यही पूछा था कि इस समय चूंकि दिल्ली में दंगे हैं और सीए को लेकर एक विरोध है और संभवतः वो आपका ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया जा रहा है, एक परसेप्शन है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत का इंटरनल मैटर है और आई एम वेरी श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक केयर ऑफ इट। ये एक सवाल था जो कि मैंने भी पूछा था लोकसभा टीवी की तरफ से। नीरज जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे उसको 1 साल बीत जाने पर, अगर हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हुआ था, क्या कंस्पिरेसी थी, क्या कुछ गलत हुआ, इसको आप कैसे आकलन करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो कंस्पिरेसी थी ये बहुत वाइड थी। इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि पूरे कंट्रीज को कम्युनल और कास्ट लाइन पे डिवाइड करना, जो कि हमने देखा कि उन्होंने 2 समुदाय को चुना और कास्ट लाइन के लिए उन्होंने दलित वर्ग को भी इसमें खींच लिया
जिसमें भीम आर्मी की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आए, जो कि एक दलित वर्ग को भी कहीं हिंदुओं से अलग प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई, उनको भी इंड्यूस किया गया। अगर हम सारे दंगों में देखें, 23 तारीख को जब कपिल मिश्रा वहां थे तो भीम आर्मी के भी बहुत सारे लोग वहां थे। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी गवर्नमेंट इंडिया में है, जिसको भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि हिंदू गवर्नमेंट, उसको भी टॉपल कर। तो इनके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव थे। अब इनकी शुरुआत कैसे हुई, देखिए उसको समझना बड़ा जरूरी है। जब सीए बिल आया, सीए बिल के अंदर हालांकि कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था, लेकिन जितने भी ये जो ग्रुप्स थे, एंटी नेशनल ग्रुप, रेडिकल ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गई और इन्होंने सीए बिल का फॉल्स नैरेटिव, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को पूरे इंडिया में चलाया। हर जगह इन्होंने उस मोमेंटम को क्रिएट करने की कोशिश की, परंतु क्योंकि वो फॉल्स था, लोगों को बात समझ में आने लगी, धीरे धीरे वो नैरेटिव रिड्यूस होने लग गया और अल्टीमेटली आकर एक शहीद बाग में एक छोटी सी जगह पे रह गया और वहां पर भी वो ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला। लेकिन क्योंकि अब इनका ऑब्जेक्टिव फेल हो, इनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इन्होंने वायलेंस करने की प्री प्लानिंग, और उस प्री प्लानिंग में देखिए तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखें तो सबसे पहले पीएफआई का रोल आता है, जिसने फाइनेंसिंग की। 8 जनवरी को पीएफआई ताहिर हुसैन को पेमेंट करती है कि जो लॉजिकल सपोर्ट है, उस लॉजिस्टिक सपोर्ट है, उसको कलेक्ट करने। उसके बाद जैसे कमलेश जी ने बताया कि 17 तारीख को अगेन उसकी जो उमर खालिद की बयान आता है कि जी हम 24 तारीख को ये करेंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको जो दूसरी इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो फास्ट नैरेटिव है, उन्होंने इसको कनेक्ट किया कपिल मिश्रा की स्पीच के साथ। कपिल मिश्रा की स्पीच थी 23 को। उस दिन की अगर इवेंट को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं तो उस दिन जो पब्लिक वहां पर गैदर हुई वो 24 तारीख से ज्यादा इनिशियली, लेकिन कपिल मिश्रा की स्पीच के बाद भी कोई दंगे नहीं हुए। उसका रीजन ये था कि प्लानिंग उनकी 24 तारीख को दंगे करने की, उनकी प्लानिंग 23 तारीख को दंगे करने की नहीं थी। उन्होंने 23 तारीख को अपने आप को रिस्ट्रेन किया और 24 तारीख को ये दंगे एग्जीक्यूट किए गए और बड़े प्री प्लान में। अब एग्जीक्यूट नॉर्थ ईस्ट में क्यों हुए और कैसे किए गए? अब देखिए जो फॉल्स नैरेटिव था वो पढ़े लिखे लोगों पर उतना इंपैक्ट नहीं करता, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को चुना गया, क्योंकि उसके अंदर दो चीजें वहां पर बड़ी, इनको 3 चीजें बड़ी हेल्पफुल थी। पहला कि वहां पर आउटसाइड की लोगों को लाना जो दंगे कर सकते थे वो बड़ा इजी था। दूसरा ये था कि वहां पर जो पॉपुलेशन है हिंदू मुस्लिम की मिक्स पॉपुलेशन है और सब क्लोजली रहते। थर्ड, वहां के लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के मामले में कम पढ़े लिखे हैं, या हम उसे ऐसे कहें कि जहां इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा न। तो इनको इंड्यूस करने के लिए उन्होंने 2 मेथड अपनाए। पहला फिजिकल मीडियम, फिजिकल मीडियम में नमाजों के थ्रू अनाउंसमेंट कराई गई, पिंजरा तोड़ और बहुत सारे गेम के थ्रू घर घर जाकर उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया कि जैसे आपको इंडिया से निकाला जाएगा अगर सीए इंप्लीमेंट हो गया। तो फॉल्स नैरेटिव करके उन्होंने अनपढ़ लोगों को एक रोएट करने वाले भ्रम के रूप में दे मोटिवेटेड। सेकंड वाज द नैरेटिव व्हिच वाज ब्यूटीफुली डन थ्रू द सोशल मीडिया। इसमें 3 चीजों को बड़ा अच्छा कोरिलेट किया गया। पहला व्हाट्सएप, अब व्हाट्सएप में 256 लोगों की कैपेसिटी है। सेंसिटिव जो डेटा था वो व्हाट्सएप पे थ्रू यूज किया गया, क्योंकि अगर सेंसिटिव डेटा सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह पे आता तो प्लान बड़ी जल्दी इनका खुल जाता, एक्सपोज हो जाता। सेकंड इन्होंने यूज किया फेसबुक को, और अब आप फेसबुक पे भी एक लिमिटेशन है कि अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं तो उनको आप कैसे गवर्न करेंगे। तो थर्ड हायर लेवल पे उन्होंने ट्विटर को कनेक्ट किया। तो तीनों का इंपैक्ट क्रिएट किया, टाइमिंग को कनेक्ट किया, लॉजिस्टिक्स को, अगर आप देखें कितने पेट्रोल पंप थे, कितनी बुलेटें थी, या कितना और ऐसा जो मटेरियल इंफॉर्मेटिव यूज किया गया, वो मटेरियल कंपाइल किया गया फॉर इन द लास्ट 1 मंथ। अगर आप उसकी प्रेजेंटेशन को बड़ा क्लोजली देखें, मैंने उसमें इनवाइटेड की प्रेस रिपोर्ट। मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूं नीरज जी कि ये पीएफआई का जो आपने बताया, ये काफी, और बाद में कुछ लोगों ने इस पर एक किताब भी लिखी थी और जो हाल में भी हुई है, इसकी कंस्पिरेसी के बारे में और पूछूंगा आपसे। लेकिन कमलेश जी, मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूँ। आपने जिन जिन लोगों को अपनी फिल्म में दिखाया उसमें काफ़ी दर्दनाक वाली चीज़ें भी हैं, जिसमें खासकर एक पार्किंग की तमाम कारें जली हुई मिलती हैं, मतलब पता नहीं कितनी कारें, सैकड़ों कारें होंगी। कई आदमियों के घरों का पूरा मतलब घर का सब कुछ जला दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन जब अभी अगर इसके बारे में गूगल पर जाओ, सर्च करो,
तो फिर आता है कि ये अटैक हिंदुओं की तरफ से किया गया और मुसलमानों पर किया गया, दिल्ली पुलिस की नाकामी रही। ये एक नैरेटिव की लड़ाई भी है, मतलब हिंदू हैं मुसलमान हैं, विक्टिम दोनों रहे, लेकिन ये नैरेटिव की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कंस्पिरेसी दिखाई देती है। बिल्कुल, देखिए यही हुआ। मैं उन दिनों उस खबर को हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों को फॉलो करने लगा था कि जो इनकी मतलब हरकतें थी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया, आप एक चैनल ये कहता है कि प्रधानमंत्री की बीजेपी के समर्थकों में एंटी सीए विरोधियों पे हमला किया। ये किस तरह का सेंटेंस है एक जर्नलिस्ट का, प्रधानमंत्री की बीजेपी। बिल्कुल तो इसकी ये जो नैरेटिव है ये प्लान किया हुआ था कि ऐसे ही आपको चलाना है। हाल के दिनों में आपने देखा ही है टूलकिट जैसे चीजें आज सामने आई हैं, ये तब भी सामने आ सकती थी यदि कोई उस तरह की बचकानी हरकत कर देता। तो ये आप देखिए कि घर जलाए गए, कार जलाई गई, वो चुन चुन करके हुए। स्कूल जलाए गए, 2 स्कूल हैं, एक स्कूल पे का पेंट बिल्कुल वैसे ही है, एक ईंट उस पे नहीं पड़ी है। एक दूसरा स्कूल जो एक हिंदू ओन्ड स्कूल है, उसका हालत क्या कर दिया गया, उसके मतलब दोनों अगल बगल में है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन चुना गया संभवतः प्रॉपर्टी को। बिल्कुल हुआ। और देखिए एक हमारे फिल्म में एक आदमी ये कहते हैं कि कोई किसी का घर जलाने जाएगा तो क्या उसके हाथ नहीं जलेंगे, तो हाथ भी जले हैं। मैं इस बात से कैसे इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी है कि हाथ जले हैं, लेकिन घर जलाया गया है और घर जलाने के दरमियान हाथ जले। बिल्कुल, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा अनुराग जी। अगर आप सोशल मीडिया नैरेटिव को देखेंगे तो वो बड़ा प्रोफेशनली मैनेज किया गया। अगर आप उसको बड़ा क्लोजली देखें, नैरेटिव 2 साइड पे चला। एक नैरेटिव तो उस पॉपुलेशन को जिसको आपने इंड्यूस करके राइट एग्जीक्यूट कराने थे, एक नैरेटिव था मीडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। अगर उस समय की चीजों को आप देखें, उस समय बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे फेक न्यूज चैनल और जो एक्चुअल न्यूज चैनल भी हैं उनको भी मिसफीडिंग की गई। इंटरनेशनल लेवल पे मटेरियल लाया गया। तो इसको जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरनेट पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप किसी भी मटेरियल को प्रमोट कर सकते हैं, यू कैन उसको आप फ्रंट पेज पे ला सकते हैं। इन सब टेक्निक का बड़ा प्रोफेशनली यूज किया गया। इसका मतलब ये है कि इनकी जो साजिश थी वो ना सिर्फ लोकल लेवल पे थी, नेशनल लेवल पे थी, अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे भी थी। उस समय भी कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली इनके सपोर्ट में आई। उसका रीजन एक ही था कि वो सारे सीन को बड़ा ब्यूटीफुली मैनेज किया गया। एक प्रोजेक्शन देने की कोशिश की गई कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एंटी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो प्रो हिंदू गवर्नमेंट है, और वो सब चीजों को एक मिसरिप्रेजेंट करके एक उसके अंदर पॉपुलैरिटी को और एक अपना जो इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन प्रोटेक्ट करने की बड़ी सोचे समझे ढंग से साजिश की। मैं अनुराग जी जानना चाहूंगा एक बात करने की। जी बोलिए कमलेश जी देखिए, उस दरमियान एक बड़े पत्रकार, हम भी पत्रकार रहे हैं, आप भी हैं, पत्रकारिता का भी कुछ एथिक्स हैं। एक बड़े पत्रकार इन्हीं रिपोर्टिंग में ये करते हैं कि एक आदमी मारा गया, फिर दूसरी जगह कहते हैं कि फुरकान के मारे जाने की खबर आ रही। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप आग नहीं लगा रहे हैं, आप आग लगा रहे हैं। और मुझे ये सब चीजें जो हो रही थी ना, इस चीज ने प्रेरित किया कि क्या हुआ, क्या था, कौन लोग थे, कितने दर्द हुए। आपको 53 लोगों की दर्द की दास्तां छूट गई और चर्चा होने लगी कि फला के कहने से हुआ, फला के कहने से हुआ, फला साबित, फला के हाथ में बंदूक आ गई, फला ने कर दिया। आप उन 53 लोगों की जान आप दांव पे लगा देते हैं ऐसी रिपोर्टिंग करके। तो ये रिपोर्टिंग भी, ऐसी रिपोर्टिंग भी बहुत बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग हो रही थी। एक चीज और कि आपने जो फिल्म बनाई उससे संभवतः कई लोगों की आंखें दोबारा खुली। बहुत से लोग जो डॉट्स नहीं जोड़ पा रहे थे, उनको ये तो लग रहा था कि ये कंस्पिरेसी है,
लोगों को याद होगा कि शाहीन बाग में लंबे समय तक मतलब रोड को ब्लॉक किया गया था, जिससे कि नोएडा या उस इलाके से आने वाले जो तमाम डेली जो कम्यूटर्स होते हैं ऑफिस आने वाले, उनको बहुत परेशानी थी। तो लिहाजा जब ये जाफराबाद में स्टार्ट हुआ तो लोगों का कंसर्न ये था कि ये वहाँ ना स्टार्ट हो जाए। और फिर जैसा आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान खींचने के लिए या इंटरनेशनल इमेज को बदनाम करने के लिए था, वो तमाम लोग जो कि शाहीन बाग में अपनी चिंताएं जता रहे थे कि नागरिकता चली जाएगी, 1 साल में क्या कुछ हुआ उनके सामने है, ये सारी तमाम चीज़ें तो हैं। पर मेरा सवाल करने की है कि क्या उसका टेक अवेज क्या है, क्या उससे कुछ सबक लगा, कुछ लोगों ने ऐसा आपको लगता है कि ये जो चाल चलने वाले लोग थे वो एक्सपोज हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कुछ और किए जाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, ये बात होते रहने की जरूरत है। उन लोगों को ये बताते रहने की जरूरत है कि आप एक न सिर्फ मतलब कि कुछ लोगों की जिंदगी, बल्कि देश की राजधानी, देश का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो आप दांव पे लगाते हैं। तो इस चीज को उनको टोकते रहने की जरूरत, लगातार जरूरत है। हम इस चीज को रेखांकित करते रहने की जरूरत है, इसको हाईलाइट करते रहने की जरूरत है कि आपकी जो चाल है ये सिर्फ आप किसी एक समुदाय का हितैषी होने का जो ढोंग रच करके करते हैं, वो असल में आप दोनों समुदाय का नुकसान कर रहे हैं और हिंदुस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना दिए हूँ और उससे लोगों को खुल जाएंगी। हाँ, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया और मैं